नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या आप अपने बच्चों को देश का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? पर मेरा सवाल यह है कि इतिहास में कौन सा पहलू आपको ज्यादा पसंद आएगा? जो पैटर्न इस बार राजस्थान की बीजेपी सरकार ने तैयार किया है, या फिर वो जिसे तैयार करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है? जाहिर है दोनों राज्य में इतिहास तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस इतिहास के पीछे की सोच में छिपी राजनीति से क्या आपका सरोकार है? क्या आपको इस बात का एतराज है कि राजस्थान के इतिहास में नेहरू का सियासी योगदान अब कम होगा, या फिर आपत्ति इस बात की होगी कि हो सकता है कि निराला और महादेवी वर्मा के साथ कबीरदास अब आपको इन स्कूली किताबों का हिस्सा नहीं मिलेंगे? और क्या बलदेव प्रसाद, राजनारायण तिवारी और अयोध्या प्रसाद को पढ़ने में आपकी दिलचस्पी है? इतिहास में बदलाव के ताज़ा बवाल पर आज होगी बिग फाइट लाइव के दौरान बातचीत, चर्चा जारी रहेगी। कांग्रेस का सवाल है, नेहरू और कबीर को हटाना बीजेपी की साजिश है। आपसे आज इसी सवाल पर राय का इंतजार रहेगा। firstindianews.com या फिर .in पर, इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। चर्चा के लिए बीजेपी से रिचपाल कविया साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुशीला आसोपा जी हमारे साथ होंगे, समाजशास्त्री राजीव गुप्ता जी हमारे साथ हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष विमल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, साथ ही शिक्षक संघ अरस्तु के अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील आसोपा साहब, आज कांग्रेस का प्रदर्शन था और उसके बाद एक आपात बैठक हुई। वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस महज अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश में जुटी है। देशभक्तों और महापुरुषों के जो नाम थे उस फहरिस्त को बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है, कम कहीं नहीं किया गया। नेहरू का नाम भी है, 8वीं और 9वीं के चैप्टर आप पढ़ लीजिए। देखिए, सचिन पायलट साहब ने बड़ा सोच समझ करके पूरी सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जिस राजनेता ने आज़ादी के आंदोलन में 32 साल अपने जीवन के लगाए, उन 32 सालों में से 10 साल ब्रिटिश जेलों में कारावास भोगा और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल तक देश आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में काम किया, उनके नाम को आप 2014, 15, 16 में निरंतर आप कटौती करते हुए अब 16 में लगभग शून्य पे आप ले आए हैं। तो जो लोकतंत्र में बात अपनी कहने का जो अधिकार है उसका उन्होंने उपयोग करते हुए ये और कहा है कि अच्छा होता कि अगर आरएसएस के जो एजेंडा को ये अप्लाई करना चाहते हैं तो ये और एक चैप्टर डाल दे कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा की मूल संस्था जिसे गाइड होती है आरएसएस से और हिंदू महासभा, इनका कोई योगदान नहीं था, ये भी उस बारे में बताते और उसके ऐतिहासिक तथ्य का विश्लेषण करते। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आकाओं को खुश करने की बात, एक बात कहा गया साजिश है, कहा गया राजनीति की जा रही है। मैं ये जानना चाहूंगा, इस राजनीति में क्या अब कांग्रेस बराबर की भागीदारी निभा रही है? राजनीति का प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस ने तो हमेशा ही सभी स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिया है, और आप इसके अगर प्रमाण देखना है तो संसद के गलियारे में सेंट्रल हॉल में जो वहाँ पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, मेरे ख्याल से सर्वोच्च स्थान है वो। वहाँ इवन वीर सावरकर की जो फोटो लगी है वो राजीव गांधी जी के टाइम में लगी है। लेकिन इनका जो एजेंडा है, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। आपने खुद ही अभी कहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में नेहरू जी का 8वीं क्लास के चैप्टर में स्वयं इन्होंने जो SIERT बनाई थी 2014 में उल्लेख है जी। वो 2014-15 में चली, 16 में वो उल्लेख काट दिया गया है। अब आप देखिए, आज़ादी के आंदोलन में अगर नेहरू का नाम नहीं है, मैं वो दूसरा उदाहरण देता हूँ। साइमन कमीशन के बारे में पूरा पैराग्राफ है, और साइमन कमीशन वापस जाओ का प्रस्ताव हिंदुस्तान के उस आंदोलन में किसने पारित किया? पंडित मोतीलाल नेहरू। जब आप कहना चाह रहे हैं कि सोच समझकर इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है, आने वाली पीढ़ियां कांग्रेस के इतिहास को नहीं समझ पाए। कक्षा 6 में एक फोटो है 17 दिसंबर 1971 की, जिसमें निया जी समर्पण कर रहे हैं भारत के सेनाध्यक्ष के सामने, और उस पैराग्राफ में ये उल्लेख नहीं है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी
थी और वो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। रिचपाल कविया साहब, किस तरह की राजनीति आप करना चाह रहे हो जो कि कांग्रेस का आरोप है? एक्सपोज हो गए, बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। देखिए अश्विनी जी, मैं उदाहरण एक देना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू का नाम एक कक्षा के पाठ्यक्रम से हटाया, पूर्णतया उनका नाम विसर्जित नहीं किया गया है। दूसरी कक्षाओं में 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में उल्लेख है उनका। जितने पन्ने छपे किताबों के, उन सब पर नेहरू खानदान का ही नाम छपे। ये कौन से देश का रिवाज है, कौन से समाज का प्रचलन है? इसमें उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है। देश में 80,000 संस्थाएं, रस्ते और उन कॉलोनियां हैं जिनका नेहरू खानदान के नाम पर नामकरण किया गया है। अगर खानदान बोलेंगे तो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल बात है कविया साहब। अब सर एक बात है, आपको धैर्य, मैंने धैर्य से सुना, आपने भी मैंने कोई और खानदान आप बोलेंगे आपने संघ तो का आप भी नाम, उस शख्सियत का चलिए, अपमान कर रहे हैं। बात पूरी करने दीजिए। शख्सियत का अपमान कर रहे मेरे हैं। समय में आप अतिक्रमण मत कीजिए। आपकी बात धैर्य से मैंने सुनी है। जी, तो बताइए बात यह कविया है कि साहब। उनका नाम वहां से हटाया एक क्लास से। तो देश को आजाद करवाने में, इस देश को बनाने में, समाज को नई दिशा देने में अन्य महापुरुषों का भी योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है। यदि उनको भी सम्मान से ये देश स्मरण करे उनका भी, तो कहां गुना हो गया? नेहरू जी ने जितना किया उससे कोई 1000 गुना ज्यादा इस देश ने उनको सम्मान दिया है। उनको प्रधानमंत्री बनाया, काम तो किया अंबेडकर जी ने, और ये संसदीय प्रजातंत्र का आप कैसी बात बनाने कर रहे हैं? का, फिर आप और औद्योगिक नीति डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बनाई इस मौका देश दूंगा, की, बोलिएगा। उसका नाम उसका सम्मान नेहरू जी को मिला, उनके नाम खाते में दर्ज हुआ उसका। तो मैं जो निवेदन करूं ये है कि कांग्रेस के मेरे मित्रों को ये धैर्य पूर्वक समझना चाहिए, इस देश को बनाने में सरदार पटेल का भी योगदान था, तो सुभाष चंद्र बोस का भी था। जहां तक आसोपा जी ने कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस और हिंदू महासभा कोई योगदान नहीं था, इनका कहना वाजिब है। मैं ये निवेदन करूं, उस दिन आरएसएस का इतना बड़ा वजूद ही नहीं था। 500-400 आदमी पूरे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर खड़े हुए थे, जो ये भी देश समझ नहीं पाया था कि संस्था किस सिद्धांत को, किस कार्यक्रम को लेकर। चलिए आपका कहना है कि कांग्रेस चाहती है नेहरू और गांधी परिवार आ जाए। की लड़ाई जो हुई, क्रांति आई, उसमें नेहरू जी का और उनके साथियों का क्या योगदान था? कोई पूछे तो उस दिन वो पैदा ही नहीं हुए। चलिए मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। रामकृष्ण अग्रवाल साहब, शिक्षकों में इस बात को लेकर किस तरह का रिएक्शन है? एक पाठ्यक्रम में बदलाव है, शिक्षक तबका उसको किस नजरिए से देख रहा है फिलहाल? देखिए, हर सरकार जो दूसरी पार्टी आती है सबसे बड़ा हमला इतिहास में करती है। कोई सरकार इसमें अछूती नहीं, न कांग्रेस है, न बीजेपी है, न कोई है, हमला करती है। लेकिन वो हमला आटे में नमक तक था। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, इतिहास में जो सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, इस बार हमला जो हुआ है, नमक में आटा डाल दिया वर्तमान शिक्षा मंत्री ने। कैसे से नेहरू को नजरअंदाज कर सकता है? देखिए, नेहरू जी ने पहला व्यक्ति है जो शिक्षा संस्थान को मंदिर के रूप में संबोधित किया। मंदिर के रूप में संबोधित करने के बाद शिक्षा के विकास में जो योगदान जो उसका था वो कोई भुला नहीं सकता। उसमें 20 से 30% साक्षरता थी। तो हमारा कहना है नेहरू को, मैं आप शिक्षक हैं, मैं आपसे इस बात को समझना चाहता हूं कि अगर इतिहास में कोई तब्दीली हुई है, बच्चों का उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, बच्चों का इम्पैक्ट ये होगा, बच्चे जान नहीं पाएंगे स्वतंत्रता सेनानी में कौन थे, नेहरू थे या नहीं थे। और उसका नेहरू के नाम में अपभ्रंश कर दिया, नाम को छोटा कर दिया। तो ये भी एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह सिर्फ नेहरू लिखा जा रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री नहीं लिखा जा रहा। इससे तो गलतफहमी होगी। वास्तविक जो चीजें हैं, बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और इसमें पूर्ण रूप से वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनियोजित तरीके से ये प्लान किया। कारण 5 करोड़ रुपए की बर्बादी कर दी इन्होंने। बिल्कुल, मैंने वो रिपोर्ट में सवाल उठाया, मैं आऊंगा उस पर आऊंगा। उससे पहले विमल अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहता हूं, किताब में अगर पाठ्यक्रम को लेकर तब्दीलियां होती हैं तो उसके लिए क्या पहले से कोई सिलेबस को लेकर स्टडीज की जाती है, पहले से इस बारे में विचार होता है, कमेटियां बनती है? मेरे ख्याल से ऐसा होता भी होगा, लेकिन वो दर्शकों के लिए प्रोसेस हम जानना चाहते हैं। आखिर कैसे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाए अगर कुछ किताब में बदला तो? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 3 वर्ष के कार्यकाल में मेरा अपना अनुभव है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए विषय समितियों का गठन होता है और विषय समितियों में उस विषय के विशेषज्ञ रहते हैं। उन विशेषज्ञों के माध्यम से जो सुझाव आते हैं उस आधार पर पुस्तक लेखन भी होता है।
तो वही प्रक्रिया वर्तमान में भी अपनाई गई होगी ऐसा मैं मान सकता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तो विषय समितियां सारी बनी हुई हैं, उस आधार पर है। परंतु ये जो सारा विषय उत्पन्न हुआ है उसमें एक दृष्टिकोण से अवश्य विचार करना चाहिए कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ पहली बार हुई है या पहले भी हुई है। पहले भी बहुत सारे महापुरुषों को इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। इतिहास में जो महत्व सरदार पटेल को मिलना चाहिए वो हमारे कांग्रेस के मित्र बताएं कि उनके शासनकाल में तो उनका महत्व कहीं रहा ही नहीं। और कहीं हमने यह भी सुना है कि उनके फोटो तक भी, उनका जो ब्लॉग था वो प्रेस से गायब कर दिया गया था। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी यदि इतिहास में उस समय नहीं पढ़ाया गया तब ध्यान में नहीं आया। अब इन महापुरुषों के योगदान को कम करने का कोई कारण मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन एक सवाल है कि इस बार आटे में नमक नहीं, नमक में आटा डाल दिया गया है, जो कि एक शिक्षक तबके की प्रतिक्रिया है, उस पर जानना चाहूंगा। इस बार ज्यादा हो गया है छेड़छाड़, ज्यादा हुआ है तो उसका मूल्यांकन होगा। लेकिन एक बात यह भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जब विचार करते हैं तो एक ही व्यक्ति हर क्लास में पढ़ाया जाए, यह भी शायद संभव नहीं है। इसलिए किसको कहां पढ़ाना, ऐसा विचार करते हुए उनको नेहरू जी को पूरी तरह से महत्वहीन कर दिया जाएगा। प्लान तैयार किया गया, इस बार चार्ट तैयार किया गया, आपका आकलन है। राजीव गुप्ता साहब, एक प्रतिक्रिया आपसे भी चाहता हूं कि इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद आपका आकलन क्या कहता है? कहीं सामाजिक ताना बाना इससे पूरा डिस्टर्ब होता है? क्योंकि कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो तो इसी ओर इशारा करता है। देखिए अश्विनी जी, जो बात अभी मेरे सारे मित्रों ने कही है ना, शायद उससे ज्यादा गंभीर बात है। गंभीर दो दृष्टि से है, मैं थोड़ा सा समझ चाहूंगा आपसे जी। और जब यूरोप में सर फांसीवाद की शुरुआत हुई थी तो, और फांसीवाद सत्ता में आ रहा था, सत्ता में आ चुका था, तो एक बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्रिका थी जिसका नाम था हिस्टोरिसिस वसाइट शिफ्ट, और इसके संपादक थे बहुत बड़े इतिहासकार मायनेके। फांसीवादी रिजीम ने सबसे पहले मायनेके को हटाकर वहां पर फॉन म्यूर जो इतिहासकार थे, जो इतिहासवेत्ता थे और फांसीवाद का समर्थन करते थे, उनको स्थापित किया वहां पर। और उन्होंने एक लाइन लिखी, मैं उस लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा जी। बताएं। उन्होंने लिखा, इतिहास को वर्तमान की सेवा करनी चाहिए। यह है फांसीवाद का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतवर्ष के अंदर इस दौर में आरएसएस ने अपने को, और आरएसएस के संगठनों ने, जिसमें बीजेपी शामिल है, बीजेपी चूंकि इसका हिस्सा इसलिए मैं बीजेपी को अलग से नहीं ले रहा, आरएसएस और उनके संगठन, उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और उनके स्थापना के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि वो धर्म और इतिहास, इन दोनों के बीच की दूरी खत्म करना चाहते हैं। माइथोलॉजी और इतिहास, इनके बीच की दूरी खत्म करना चाहते हैं। धर्म और इतिहास के बीच की दूरी का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण नेहरू ने किया था। माइथोलॉजी को इतिहास न बने, इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या कबीर ने की थी। तो आप क्या सोचते हैं, आरएसएस और उनके सहयोगी संगठन कबीर को और नेहरू को बर्दाश्त कर लेंगे? आपका मानना है कि इसमें साजिश है, प्लान वे में हुआ है सब कुछ, गुप्ता साहब? जी बिल्कुल प्लान। चलिए ये क्या प्लानिंग हो सकती है और उसका क्या असर है, मैं उस पर आऊंगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहा हूं। चर्चा जारी रहेगी, समझना चाहेंगे इतिहास का आपके और मेरी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है अगर इसमें तब्दीलियां सियासत के आधार पर कर दी जाए। इस तरह से पाठ्यक्रम बिना कोई मतलब प्रॉपर तरीके से मतलब जिस तरह से चेंज किया जा रहा है, वो एक तरह से पूरा राजनीतिक ड्रामा ही है। और इसमें पूरा जो जनता का पैसा है वो बर्बादी है एक तरह से। जैसे सरकारें चेंज होती जाती है, बच्चों के सिलेबस में भी बदलाव आता है और उसमें ऐतिहासिक पन्नों से छेड़छाड़ की जाती है, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का ही एक रूप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार रहे, आए, जाए, जो इतिहास में जो पन्ने हैं उनको कृपया चेंज ना किया जाए।